साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर राजनीतिक विषय पर। सब कुछ अब राजनीति के इर्द गिर्द है और राजनीति के इर्द गिर्द भी कमाल ही है कि 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दल 2023 की चिंता छोड़ 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। 2024 मतलब लोकसभा को लेकर आम चुनाव। देश में किसकी सरकार बनेगी, इस बात की जद्दोजहद में देश का हर राजनीतिक दल प्रण प्राण से जुटा हुआ है। हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं। इस एकता को बुद्धि विलास साबित करने की कोशिश में अनिल गोयल जी हमेशा रहते हैं। इस बार भी क्या इस कोशिश में, या वाकई इन कोशिशों को संजीदगी से लेंगे, जानेंगे उनसे। हमारे साथ में अथर जैदी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इन विपक्षी एकता की कोशिशों के दूध में सबसे पहले नींबू जिन्होंने निचोड़ा, आम आदमी पार्टी, उसके प्रतिनिधि है। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी होंगे तो उनसे भी आपका परिचय करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र क्या कहते हैं अनिल गोयल जी? हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इनको बधाई देता हूं। 24 की 24 बैठे, चाय पानी पिए, फोटो सेशन करें और 25 तारीख के अगले दिन अपने अपनी राह पर चढ़े। ये इनके वो है कि बैठेंगे, एक दिन की बात करेंगे, फिर ये फिर दाएं भागे। पहले इनको ये संकल्प लें कि इनके लिए जो विपक्षी एकता है और विपक्षी एकता होने के बाद ये देश के हित में काम करेंगे या परिवार के हित में काम करेंगे या अपनी पार्टी के हित में काम करेंगे। इन जनता इनसे एक बात जरूर पूछना चाहेगी कि आपका एक एजेंडा क्या होगा। एजेंडा होगा देश हित, पार्टी हित या परिवार हित। और जो पार्टियां परिवारों को बचाने के लिए एकजुट हो रही है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एकजुट हो रही है, तो निश्चित तौर पर परिवार पर आते ही दिखेगी। उसके बाद में पार्टियों के लिए इनके अपने अपने एजेंडे होंगे। देश इनके लिए कहीं से कहीं तक नहीं दिखता और जनता ये बड़ा स्पष्ट देख रही है। अच्छा अनिल गोयल जी, एक बार बात पूरी है, मैं अजीत पवार को भी कह गया तो मेरा तो एक बात यह है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके पास ना तो एक नेतृत्व है। अब जैसे हमने ही अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जनता दल यू के नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा जी। हमारे सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं कि राम तो हमारे राहुल गांधी है। एक अभी हम 4-5 लोग बैठे, 4-5 लोगों में एक ही मतभेद जनता देख रही है कि हर नेता अपनी पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहा है। तो देश में प्रधानमंत्री तो एक बनेगा जी। और प्रधानमंत्री में स्पष्ट क्या है कि ये गारंटी देते हैं झूठ बोलने की और हम गारंटी देंगे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना। तो जहां तक अजीत पवार का सवाल है, हम बड़ा स्पष्ट है कि अगर अजीत पवार कहीं भी गलत है तो किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और ये पहले ये तो कहें कि क्या अजीत पवार भ्रष्ट है, ये तो कहें कि क्या अजीत पवार जब इनके साथ था तो वो ईमानदार। अच्छा अनिल गोयल जी माफ करें। हिमांशु जी, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि हमारी पार्टी में देश के अंदर जब तक हमारी पार्टी का राज है, देश में कोई भी भ्रष्टाचारी है किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा है। इसके साथ हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक भी गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो आदमी भगवान राम के अस्तित्व तो नहीं मानते, जो आदमी राम सेतु को नहीं मानती पार्टी, आज वो पार्टी भगवान राम का उदाहरण हमारे सामने दे रही है। कितनी बड़ी हमें बड़ी शर्म आ रही है। वो विषय भ्रष्टाचारी कौन है ये विषय हम टीवी पे का विषय नहीं है। अच्छा। ये विषय जांच एजेंसियों का, और जांच एजेंसी जो भी भ्रष्टाचारी है, जांच एजेंसी तय करती है कि कौन भ्रष्टाचारी है। घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, घबराहट तो उन्हीं को होती है जी जिनके पास कुछ नहीं होता और जो निश्चित तौर पर तेरी मेरी मदद लेकर के जी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, और इस तरीके से तैयारी करके वो एक जो पार्टी देश को समर्पित है, जो नेतृत्व देश को समर्पित है, जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, उसके सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, खड़े होने का ड्रामा रच रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का। मैं आप अगर
पिछले उस पर जाते हैं इतिहास पर, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब हमने विपक्षी एकता के लिए आगे बढ़े तो हमने अपनी पार्टी को भी सौहा करा जी, और अपनी पार्टी का पूरी तरीके से जनता पार्टी में विलय करा। दूसरी बात, अगर हमने अपने पार्टियों को समर्थन की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने कोई खरीद फरोख्त नहीं करी। सिर्फ एक सांसद की खरीद फरोख्त की सरकार बचा सकते थे, हमने खरीद फरोख्त नहीं करी। वहां पर भी कांग्रेस ने, जो उनका सीएम था और सीएम के होते हुए भी उन्होंने वहां पर आकर वोटिंग करी, नैतिकता के आधार पर उनको हक नहीं था और सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा। तुमने सत्ता से इस्तीफा दिया, सत्ता से चिपके नहीं बैठे रहे। तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? हिमांशु जी, सही बात तो यह है कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं गई और हमारे सुरेंद्र जी की बात को आपने पूरा समय दिया, पूरी तरीके से इनको बात को आप अपना मलाल दूर कर लीजिए। आप जब तक आप नहीं बोलेंगे ना कि मेरी बात पूरी हो गई, तब तक कोई और नहीं बोलेगा। जी अनिल जी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आपका अधिकार बनता है भाई। नहीं हिमांशु जी, मैं यहाँ पर ही, मेरे आम आदमी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आम आदमी ने जिस टाइम दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा था तो शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के, शीला दीक्षित ही नहीं, सभी कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुलंदे बांधे थे और आज वो भ्रष्टाचारी के पुलंदे में अब इनके साथ चल रहे हैं। जबकि यही कांग्रेस दिल्ली के अंदर केजरीवाल को भ्रष्टाचार और निकम्मी और दुनिया भर की बातें कह रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये खुद आपस में ही तय कर लें कि दोनों में से कौन सा भ्रष्टाचारी है, कौन सा ईमानदार। दूसरी, अब चेहरे की इन्होंने बात करी है कि ये राज्य मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी चेहरे की बात करें। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा है? क्या नीतीश के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा है? क्या शरद यादव पार्टी में शरद यादव के अलावा इनके पास कौन सा चेहरा है? यानी कि अगर इन सब पार्टियों के अपने अपने चेहरे हैं तो अगर हमारा चेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वव्यापी चेहरा है, जिसको पूरा विश्व ही मान रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा ही मान रहा है, जो आपने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है तो नरेंद्र मोदी जी। तो क्या उस बच्चे पर भी तानाशाही है? खुद ये तानाशाही होकर के दूसरे को तानाशाही का आरोप लगाना, ये कहां तक ठीक है? दूसरे, इन्होंने चीन की बात कही और चीन की बात कहने वाले जब हमारे सेना गलवान पर युद्ध करती है और इनके राहुल गांधी जी चीन के राजदूत से गुपचुप मिलते हैं, ये इनकी दोहरी नीति है और इनकी इस दोहरी नीति का परिणाम ही है कि लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते। आज अगर चीन ने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करा तो 1962 के युद्ध में कब्जा करा था और वो उस टाइम इनकी सरकार, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। उस विषय पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर जो ये बार बार ये बात कहते हैं, एक हमारे एनसीपी भाई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जितना कमजोर होंगी उतना मजबूत होंगी। तो भाई ये तो हमें आज तक का गणित नहीं पड़ा कि जो लोग लगातार कमजोर हो रहे हैं वो कैसे लगातार मजबूत होंगे। और अच्छी बात है, पार्टियां, इनकी पार्टी इनसे नहीं सिमल रही, इनके लोग इनसे नहीं सिमल रहे, इनके विधायक इनसे नहीं सिमल रहे और दोष दे रहे भारतीय जनता पार्टी। आज ये तय करें कि ममता जी के जो बंगाल के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, जो बम चले हैं, हत्याएं हुई है, मारकाट हुई है, और वो ममता जी इनके साथ में है, तो क्या ऐसा लोकतंत्र सही है? जो बंगाल के अंदर हुआ है, क्या उस लोकतंत्र का समर्थन करेंगे? ममता जी आने के बाद में क्या ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बाकी सब लोग जो है क्या उसका समर्थन करेंगे? तो इनके अधीर रंजन जी ममता जी को गाली दे के बात करते हैं कि भाई उससे ज्यादा गलत कोई नहीं है या उससे ज्यादा वो नहीं है ममता ने जो बंगाल के अंदर हो रहा है जो, और आज वो सब जो है यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब ये कि इनकी कम से कम नीयत तो एक उनकी, ना तो इनकी नीयत एक है, ना इनकी कोई नीति एक है, ना इनके पास नेतृत्व, ना नियत एक, ना नीति एक और ना ही नेता एक। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बने।